आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। निकट ही कुर्सी पर दिवाकर जो बैठा तो फिर उस पर से उठा नहीं। किरणमयी कितनी ही असत्य बातें कैसी निसंकोच और सहूलियत के साथ बेरोक टोक बोल सकती है, ये सुनते सुनते वो मानो हतचेतन की भांति स्तब्ध हो गया था। इतनी देर बाद एकाएक होश में आकर वो ज्यों ही उठकर चले जाने को तैयार हुआ, त्यों ही किरणमयी बोल उठी, सारा दिन तो तुमने खाया नहीं, फिर बाहर जा रहे हो क्या? प्रत्युत्तर में दिवाकर ने जो बात कही वो सुनाई नहीं पड़ी, लेकिन समझ में आ गई। किरणमयी ने घबराकर कहा, नहीं नहीं, ये नहीं होगा। तुम एक बार बाहर जाओगे तो फिर शीघ्र ना आओगे, ये मैं जानती हूँ। मकान वाली के मुंह की ओर देखकर हंसते हुए मुख से उसने कहा, सास ससुर नहीं है, ब्याह होने के बाद से मुझे सदा इसी बात का दुख रहता है। खाना खिलाने के लिए मानो मारपीट तक करनी पड़ती है। फिर तनिक मुस्कुराकर बोली, मैं ही ऐसी हूँ कि ज़ोर ज़बरदस्ती करके खिला पिला सकती हूँ, और कोई स्त्री होती तो आंसू बहाते बहाते और रोते रोते उसके दिन बीत जाते। घोर लज्जा से दिवाकर का सिर एकदम झुक गया। मकान वाली ने हंसकर कहा, हाँ बाबू, इसी प्रकार क्या तुम दोनों विदेश में जाकर घर गृहस्थी चलाओगे? लेकिन मेरे मकान में ये न होगा बापू, मैं बहू को दुख न देने दूंगी, ये मैं कहे देती हूँ। किरणमयी के मुंह की ओर देखकर वो एकाएक पूछ बैठी, हाँ बहू, बाबू संभवतः तुमसे उम्र में बहुत बड़े नहीं हैं, समान ही उम्र के जान पड़ते हैं, ठीक है ना? किरणमयी ने उसी क्षण सिर हिलाकर कहा, कुलीन ब्राह्मण का घर ही तो है, मैं ही आयु में बड़ी न हुई, यही मेरा सौभाग्य है। हम दोनों एक ही उम्र के हैं। बैसाख में उनका जन्म हुआ था और मेरा जन्म आषाढ़ में हुआ था, यही सिर्फ 2 ही महीने की ही तो बड़े हैं। बहुत से लोग तो मुझे ही आयु में बड़ी बताते हैं, ये कैसी लज्जा की बात है। ये कहकर किरणमयी मुंह बंद करके मुस्कुराने लगी। मकान वाली इस हंसी में सम्मिलित नहीं हुई, बल्कि गंभीर मुंह से उसने कहा, कुलीन घर के लिए ये लज्जा की क्या बात है? सुनती हूँ कि 10 वर्ष के वर के साथ 50 वर्ष की बुढ़िया का भी ब्याह हो जाता है। भले ही हो जाए, इसके लिए कोई बात नहीं। वहाँ जाकर पूजा चढ़ाकर सिंदूर चूड़ी पहन लेना, नहीं तो सुहागिन की तरह नहीं जान पड़ती हो। अब मैं जाती हूँ, तुम लोग खाओ पियो, फिर संध्या के बाद आऊँगी। ये कहकर किरणमयी के पैरों की धूली सिर पर चढ़ाकर वो उठ खड़ी हुई। सतीश के एकांतवास की व्यवस्था यद्यपि आज भी वैसी ही है, लेकिन उसकी उस वैराग्य साधना की धारा इस बीच ठीक मार्ग से हटकर कितनी दूर चली गई, ये बात जिस किसी ने 2 महीने पूर्व देखी है उसी की दृष्टि में पड़ जाएगी। जो मनुष्य अपनी इच्छा से निर्वासन का दंड ग्रहण कर इस स्वजन शून्य स्थान में अकेले रहने के लिए आया है, उसका एकाएक वेशभूषा के प्रति अनुराग बढ़ जाने का कारण क्या है, और किस लिए पक्षियों के गान के बदले में उसकी अपने गाने की पुस्तकें फिर पेटी के अंदर से निकल पड़ी हैं, और सारंगी सितार बांसुरी आदि बाजे क्यों अपने अपने अनादृत स्थानों को छोड़कर फिर पुराने मित्रों की भांति मेज़ के ऊपर आ जमा हुए, और उसके मुख की वो मलिन छाया भी किस प्रकार सहसा तिरोहित हो गई, ये सब सोचने की बातें हैं। वास्तव में 2-3 महीने पूर्व के सतीश और इस समय के सतीश में इतना अंतर हो गया है कि एकाएक उसको पहचानना भी कठिन है। यद्यपि इस इतने बड़े अद्भुत परिवर्तन का कारण खोलकर न बताने से भी संभवतः काम चल सकता था, लेकिन केवल यही भय हो रहा है कि कहीं संथाल परगने की असाधारण आबो हवा अच्छी समझकर कितने ही नासमझ लोग इस ओर दौड़ न पड़ें। इसीलिए इतना ही बता देना आवश्यक है कि यद्यपि किसी ओर से विवाह का प्रस्ताव अभी तक स्पष्ट रूप से उठाया नहीं गया है, फिर भी आत्मीय स्वजनों के निकट सतीश और सरोजिनी के मन की बात सुस्पष्ट हो जाने में कुछ भी दोष नहीं था। सरोजिनी की माँ जगत्तारिणी का आग्रह ही इस विषय में सबसे प्रबल है। ये एक बात 1 वर्ष पूर्व कलकत्ता में ही ज्ञात हो गई थी, लेकिन आग्रह व्याकुलता से अधिक रहने के कारण ही संभवतः केवल जगत्तारिणी के मन में ही इस संशय की भी एक छाया पड़ी थी कि उनकी भिक्षाभिमानिनी कन्या पुराने समाज और संस्कारों को अच्छा न समझकर सतीश को ग्रहण करने को प्रस्तुत होगी या नहीं। अभी थोड़े दिन हुए वो अपने नैहर शांतिपुर गई है। जाते समय वो इस बात का संकेत कर गई हैं कि वहाँ से लौटते ही वो ये बात पक्की कर देंगी। सवेरे सतीश बेले पर नया तार चढ़ा रहा था, उसी समय बिहारी के साथ एक भले आदमी आ गए। ज्योतिष के घर के मुनीम थे। जगत्तारिणी के साथ वो शांतिपुर गए थे, फिर उनके साथ ही लौट आए हैं।
मुनीम ने नमस्कार करके कहा, माँ जी ने आज आपको निमंत्रण भेजा है, वहीं भोजन करना पड़ेगा। खबर सुनकर सतीश की छाती मानो उछल उठी। उसने पूछा, वो कब लौटी? मुनीम ने कहा, आज 3 दिन हुए हैं। प्राय 6-7 दिनों से सतीश उस ओर नहीं गया था। अपने संबंध की बात अत्यंत स्पष्ट हो जाने के बाद से ज्योतिष बाबू के घर जब तब जाने में उसे लज्जा जान पड़ती थी। उसने कहा, अच्छा आप माँ जी से कह दीजिएगा, मैं 10-11 बजे के अंदर ही आ जाऊँगा। जैसी आज्ञा, कहकर वो आदमी नमस्कार करके चला गया। सतीश को निमंत्रण भेजकर भी जगत्तारिणी भोजन का कोई उद्योग न करके ही निश्चिंत थीं, क्योंकि उनकी धारणा थी कि सतीश संध्या के पहले ना आएगा। अब मुनीम के मुंह से ये समाचार सुनकर वो घबरा गई और रुष्ट भी हो उठी। आज एकादशी थी, उनको अपने लिए किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं थी, और जो विधवा ब्राह्मणी उनके घर रसोई पकाती थी वो भी 2 दिन से शांतिपुर में ही मलेरिया ज्वर से बीमार पड़ गई थी। बहुत ही झुंझलाकर उन्होंने मुनीम से कहा, तुम इस वक्त के लिए निमंत्रण क्यों दे आए? तुमको क्या तनिक भी बुद्धि नहीं है? मुनीम ने डरते डरते कहा, मैंने तो कही नहीं, उन्होंने स्वयं ही इस वक्त आने की बात कही थी। जगत्तारिणी ने तब क्रोध करके कहा, तो तुम ही जाओ, देखो मछली कहाँ मिलती है, जाकर जल्दी से खरीद लाओ। आज सवेरे ही जिस लिए उनका मन बिगड़ गया था उसका कारण था। सतीश के पास निमंत्रण भेजने के बाद ही उनको खबर मिली कि कल रात को सहसा शशांक मोहन फिर आ पहुँचे हैं। इस आदमी को उसके अंग्रेजी चाल ढाल के कारण वो किसी दिन अच्छी दृष्टि से नहीं देखती थी, और विशेष रूप से जब से उन्होंने सुना था कि वो सरोजनी से विवाह करना चाहता है, तभी से वो मनुष्य उनकी दोनों आँखों का शूल सा बन गया था। अभी 20 दिन पूर्व ही जब किसी काम के बहाने कलकत्ता से वो यहाँ आया था, तब जगत्तारिणी ने उससे एक प्रकार स्पष्ट रूप से कह दिया था कि उसकी कन्या के साथ उनका विवाह होना असंभव है। तो भी ये निर्लज बिना सूचना दिए ही पुनः आ गया है। सुनकर उनका चित्त संशय से कंटित हो उठा था। इसके अतिरिक्त ये खबर कुछ पहले उनको मिल गई होती तो वो संभवतः सतीश को निमंत्रण ही नहीं भेजती। किस लिए ये खबर ठीक समय पर उनको नहीं दी गई, इसके लिए ज्योतिष से लेकर घर के नौकर तक पर बिगड़ उठी थी। सरोजिनी बाहरी बैठक खाने से निकलकर किसी प्रकार माँ की दृष्टि से बचकर ऊपर चली जा रही थी। शशांक मोहन के आने की खबर वो भी नहीं जानती थी, लेकिन जगत्तारिणी ने उसका सिर से पैर तक क्षण भर निरीक्षण किया और क्रोध के स्वर से कहा, घूमना हो गया ना, अब जूता मोजा तो थोड़ी देर के लिए खोल डालो बेटी। सतीश आज यहाँ खाएगा, मैं स्वयं रसोई न पकाऊंगी तो वो तुम्हारे इस क्रिस्तान के घर में पानी तक भी न स्पर्श करेगा। आओ, घंघरे टंगरे को उतार कर मेरे रसोई घर में आओ। बूढ़ी माँ की ज़रा सहायता करने से तुम्हारे ईसा मसीह रुष्ट न होंगे बेटी, आ जाओ। माँ क्रोध में आने पर किस प्रकार आग की मूर्ति सी बन जाती थीं और सच झूठ को लांघ कर जो मुंह से निकलता था बोल जाती थीं, ये बात किसी से छिपी नहीं थी। सरोजिनी ने कुंठित होकर कहा, मैं अभी आती हूँ माँ। लेकिन माँ का क्रोध इससे भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, आकर ही तुम मुझे निहाल कर दोगी। 17-18 साल की उम्र हो गई, आज तक थोड़ा सा भात पकाना भी नहीं सीखा। मैं भी गरीब के घर की लड़की नहीं थी बेटी, लेकिन उसी उम्र से गृहस्थी चलाती आ रही हूँ। जिस घर में धर्म कर्म नहीं है उस घर में लड़के लड़कियों को पैदा करना ही व्यर्थ है। इस कठोर मंतव्य को कड़े स्वर से व्यक्त करके जगत्तारिणी मुंह झुकाकर स्वयं ही रसोई घर में चली गईं। एकाएक अपने भाई की बीमारी का तार पाकर जगत्तारिणी को शीघ्रता से शांतिपुर जाना पड़ा था, इसलिए उस समय सतीश के सामने प्रस्ताव रखने का अवसर उन्हें नहीं मिला। आज उसे अच्छी तरह खिला पिलाकर बात चलाएंगी, मन ही मन संकल्प करके सवेरे उठने के साथ ही उन्होंने मुनीम को निमंत्रण दे आने को भेज दिया था। इसी बीच ये ऐसी घटना हो गई जिसको किसी ने सोचा नहीं था, जिसका आना सबसे अधिक अप्रीतिकर है। एकाएक वही शशांक मोहन सवेरे की ट्रेन से आ पहुँचे हैं। सुनकर जगत्तारिणी के क्रोध का ठिकाना न रहा। मनुष्य की अत्यंत ईर्ष्यालु वस्तु के एकाएक बाधाग्रस्त हो जाने से उसके संदेह का ठिकाना नहीं रहता। इसीलिए ठीक उसी समय एकाएक सरोजिनी को बाहर से आते देखकर उनके समूचे शरीर में विष की ज्वाला फैल गई और ये विचार उत्पन्न हो गया कि शशांक के इस अचानक लौट आने में संभवतः इसी अभागिनी लड़की का भी कोई हाथ है। बैरिस्टर लड़के पर तो वो किसी दिन भी पूर्ण विश्वास न कर सकी थी। वास्तव में उनको दोष दिया भी नहीं जा सकता। उनके हिंदू आचार भ्रष्ट लड़के लड़की सतीश की आचार परायणता को प्रेम की दृष्टि से भी देख सकते हैं, इस बात को वो अपने हृदय में ग्रहण ही नहीं कर सकती थी।
लड़की को कड़ी बातें सुनाकर वो रसोई घर में चली गईं और दासी को रसोई की तैयारी ठीक करने का आदेश देकर स्नान करने चली गईं। लेकिन 1 घंटे के बाद लौट आने पर लड़की की ओर देखकर माता के नेत्र शीतल हो गए। इसी बीच झटपट स्नान करके रेशमी साड़ी पहनकर वो माँ के रसोई घर में चली गई थी और हंसिये से तरकारी काट रही थी। पास ही बैठी हुई दासी उसे बताती जा रही थी। जगत्तारिणी ने चुपचाप क्षण भर निहार कर कहा, हिंदू की लड़की और किसी भी पोशाक में अच्छी नहीं लगती। तुझे देखकर आज मुझे इसका पता चल गया बेटी। तेरी ओर देखकर इतनी खुशी मुझे और किसी दिन भी नहीं हुई थी। सरोजिनी लज्जा से सिर झुकाकर काम करने लगी। माँ उसी को ताने सुनाकर कहने लगी, मैं सब समझती हूँ बेटी, सब समझती हूँ। चाहे वो जितनी परीक्षाएं क्यों न पास करे, मैं उसे बंदर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कहती। और जिसका संकेत पाकर वो निर्लज फिर यहाँ आ जाए, मेरे जीवित रहते ये बात न होगी, ये मैं शपथ खाकर कह देती हूँ बेटी। थोड़ी देर तक चुप रहकर उन्होंने फिर कहा, ज्योतिष कहता है कि लड़कपन में जिसको जैसी शिक्षा मिलती रहती है उसके मन का खिंचाव भी उसी ओर हो जाता है। लेकिन ये बात सच क्यों होगी? दिन रात हैट कोट पहने रहने से वो पसंद ना आएगा, ये बात किस शास्त्र में लिखी है बेटी? तैयारी पूरी करके जगत्तारिणी रसोई बनाने बैठी और एक बार बोली, मेरी मनोकामना भगवान यदि पूरी कर दे तो तू देख लेना बेटी, उससे तेरा भला ही होगा। सरोजनी सिर झुकाए माँ की मनोकामना क्या है स्पष्ट रूप से सुन लेने की आशा से कान खोल रही थी। लेकिन जगत्तारिणी ने फिर उस बात को खोलकर नहीं बताया। अपने मन से वो रसोई पकाने लगी। वो चुपचाप मन ही मन क्या आलोचना करने लगी, सरोजिनी ये समझ गई। और हैट कोट के विषय में जिस लज्जाजनक अपवाद का संकेत करके उन्होंने उसको बार बार चोट पहुंचाई, उसका प्रतिवाद करना भी कठिन नहीं था। लेकिन अत्यंत असहिष्णु स्वभाव वाली जगत्तारिणी को कोई भी बात अंत तक सुनाई नहीं जा सकती। ये सोचकर वो चुपचाप बैठी रही। दिन के लगभग 10 बज चुके थे। कुछ हल्ला गुल्ला सुनाई पड़ा। मुनीम जी कहीं से खोजकर एक बहुत बड़ी रोहू मछली ले आए थे। जगत्तारिणी ने रसोई घर से झांक कर देखा। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, वाह, ये तो बड़ी है। लेकिन सरोजिनी ने कहा, सतीश बाबू के आने में देर है माँ, अभी 10 नहीं बजे हैं। जगत्तारिणी ने कहा, बजने बजाने की बात नहीं है बेटी, आज तो मेरी एकादशी है, मैं मछली छूऊंगी नहीं। सोचती हूँ कि तुम्हारा ब्राह्मण रसोइया इसे पका सकेगा या नहीं। अच्छा देख तो एलोकेशी, उस घर की रसोई कहाँ तक बन चुकी है। दासी के बाहर जाते ही सरोजिनी ने लज्जित होकर मुंह से धीरे से कहा, तुम बताती रहोगी तो क्या मैं न बना सकूंगी? जगत्तारिणी ने आश्चर्य भरे मुंह से कहा, तू बना सकेगी? बना सकूंगी माँ, तुम केवल बतला तो दो। दासी ठिठक कर खड़ी हो गई। ऐसी सुंदर बड़ी रोहू मछली के अनजान हाथ में पड़ जाने की आशंका से वो डर गई। बोली, ये कैसे हो सकेगा माँ, बाहरी आदमी खाने वाले हैं। जगत्तारिणी ने कुछ देर तक कुछ सोचकर कहा, इससे क्या, मेरा सतीश तो कोई बाहरी नहीं है, वो तो मेरे घर का ही लड़का है। तू मुंह बाए खड़ी मत रहे लोकेशी, उस ओर के चूल्हे की तरफ अच्छी तरह लीप कर मछली काट ले। तू भी एक काम कर बेटी, रेशमी साड़ी पहने रहने से तो सुविधा न होगी। अच्छा रहने दे, अपना आंचल अच्छी तरह कमर में लपेट ले। फिर हंसकर उन्होंने कहा, आज मछली पकाने से ही तेरी इस विद्या का श्री गणेश हो जाए। मैं आशीर्वाद देती हूँ, आज के दिन तू सदा मछली ही पकाया करे। इस आशीर्वाद से सरोजिनी ने अपना मुंह और भी नीचे झुका लिया। 1 घंटे के बाद ज्योतिष किसी काम से माँ के पास आया। रसोई घर के दरवाजे के निकट खड़ा होकर अत्यंत आश्चर्य से अवाक हो गया। ध्यान से देखकर उसने कहा, वो कौन रसोई बना रही है माँ, सरोजिनी है क्या? माँ ने हंसकर कहा, देख तो पहचान सकता है या नहीं। पहचान न सकने की बात ही है माँ, लेकिन वो क्या सचमुच ही रसोई बना रही है या गर्दन में ढोल बांधकर बैठी हुई है? माँ ने एक गूढ़ बात का संकेत करके कहा, हिंदू की लड़की को क्या सीखने की आवश्यकता पड़ती है रे, ये बात तो हम लोग जन्म से ही सीखी रहती हैं। लेकिन क्या माँ? लड़के को तनिक आड़ में ले जाकर जगत्तारिणी ने कहा, लेकिन मैं अब सोच रही हूँ कि यदि सतीश सुन लेगा तो वो उसके हाथ की बनाई रसोई की खाएगा या नहीं। ज्योतिष के हंस उठते ही सरोजिनी ने मुंह ऊपर उठाकर देखा। ज्योतिष ने कहा, माँ तुम सतीश को मनु या पीरों की श्रेणी में रखती हो। माँ ने कहा, तुम लोगों से तो अच्छी ही है। ज्योतिष ने कहा, क्या अच्छा है सुनूं तो?
सरोजिनी जाकर दाल भात पकाकर दे आई थी, तभी उस रात को उसे भोजन मिला था, नहीं तो उपवास ही करना पड़ता। ये क्या जानती हो? माँ ने गदगद होकर आश्चर्य से पूछा। कब रे? ज्योतिष ने उस रात की सारी घटना वर्णन करके सुना दी। सुनकर आनंद से विवल होकर अभिमान के स्वर से उन्होंने लड़की से कहा, धन्य है बेटी तू, मैं तभी से सोच में पड़ी हुई मर रही हूँ और तू चुप है। ज्योतिष ने हंसकर कहा, वो भी कैसे जान पाएगी माँ कि तुम मन ही मन सोच में पड़कर मरती जा रही हो। लेकिन उस दिन तो मैं खा नहीं सका था, आज खाकर देखता हूँ कि जन्म लेने के साथ ही ये रसोई पकाना कैसे सीख चुकी है। ये कहकर वो हंसते हंसते बाहर चला गया। जगत्तारिणी ने लड़की के लज्जा से झुके मुख की ओर देखकर कहा, लज्जा की क्या बात है बेटी, अपने ही लोगों को रसोई बनाकर खिलाओगी, इससे बढ़कर सौभाग्य की बात किसी लड़के के लिए और क्या हो सकती है। मैं तब तक पूजा कराती हूँ। ये कहकर वो थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई। उसके बाद सारा दिन बीत गया, लेकिन सतीश दिखाई न पड़ा। न आने का कारण भी किसी ने आकर नहीं बताया। सारा दिन छटपटाकर जगत्तारिणी ने संध्या के बाद ज्योतिष को बुलाकर कहा, अवश्य ही वो किसी झंझट में पड़ गया है, तुमने किसी को खबर लेने के लिए भेजा कि नहीं? ज्योतिष ने लापरवाही के साथ उत्तर दिया, उतनी दूर मैं किसको भेज आऊँ माँ? जगत्तारिणी ने आश्चर्य में पड़कर कहा, क्यों, क्या दरबान एक बार नहीं जा सकता था? आवश्यकता क्या है माँ? ये तू क्या कह रहा है ज्योतिष? उसकी तबीयत खराब हो गई या नहीं, ये खबर लेने की भी क्या आवश्यकता नहीं है? क्या आवश्यकता है? वो हमारा आत्मीय भी नहीं है, मित्र भी नहीं है, उसके लिए चिंतित होकर मरते रहने की मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता। ये कहकर ज्योतिष बाहर चला गया। केवल इसी थोड़े से समय में सतीश अब उनका कोई नहीं है। उनके मुंह पर लड़के का वो उत्तर जगत्तारिणी को दुस्वप्न की भांति जान पड़ा। वो वहीं खड़ी रहीं। थोड़ी ही देर में उपवास से निर्बल हुए मस्तिष्क में कितनी ही प्रकार की विचारधाराएं घूम गईं, इसे वो भली प्रकार समझ भी न सकी। चुपचाप ऊपर जाकर अपने बिछौने पर लेट जाने पर जगत्तारिणी ने सरोजिनी को अपने पास बुलाया और उसके मुंह की ओर देखते ही वो और भी डर गईं। थोड़ी देर तक मौन रहकर उन्होंने कहा, सरोजिनी, सतीश क्यों नहीं आया, तू जानती है? सरोजिनी ने कहा, नहीं। लड़की के इस अत्यंत संक्षिप्त उत्तर से जगत्तारिणी उठ बैठी और बोली, नहीं, यदि तुम जानती ही नहीं तो आदमी भेजकर जान लेने में क्या हुआ था, ये भी मेरे कहने की बात थी। सरोजिनी ने मधुर कंठ से कहा, भैया का कहना है कि आदमी भेजने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, ये बात मैं जान लेना चाहती हूँ। जाओ, अभी तुरंत दरबान को भेज दो, जाकर उसकी खबर ले आए। वो तो नहीं है माँ, भैया ने उसे उपेन बाबू के पास तार देने के लिए भेज दिया है। उपेन बाबू को एकाएक उनके पास तार भेजना क्यों पड़ा? मैं सब बातें नहीं जानती, माँ तुम भैया से ही पूछ लो। ये कहकर सरोजिनी माँ की एक प्रकार से उपेक्षा करके चली गई। अब जगत्तारिणी को एकाएक लगा कि सतीश को अवश्य ही इसके बीच मना कर दिया गया है। इसका कारण क्या है? ये बात कोई भी उनको बताना नहीं चाहता, ये सच है, पर कोई विशेष कारण है, इसमें कोई संदेह नहीं। और इस भीषण अनिष्ट का मूल वही शशांक मोहन है और इसी दुर्भिंसदी को लेकर वो फिर आया है। इसमें भी उन्हें कोई संदेह नहीं रहा। लेकिन कारण चाहे जितना भी भयानक क्यों न हो, उनके स्वयं उपस्थित रहने की दशा में भी लड़के लड़की ने उनकी अनुमति के बिना ही सतीश को मना कर दिया है। वो विचार मन में आते ही उनका चित्त क्रोध से परिपूर्ण हो उठा। उसी क्षण उन्होंने एलोकेशी को ज्योतिष को बुलाकर लाने के लिए भेज दिया। इसके आने पर उन्होंने पूछा, तूने सतीश को इस मकान में आने के लिए मना कर दिया है? ज्योतिष ने आश्चर्य में पड़कर कहा, नहीं, ये तुमसे किसने कहा? उपेन के पास तूने सतीश के विषय में कोई तार भेजा है? हाँ। क्या किया है सतीश ने? ज्योतिष तनिक चुप रहकर बोला, जो काम किया है वो यदि सच हो तो उस दशा में उसके साथ हम लोगों का अब कुछ भी संबंध नहीं रह सकता। ये खबर तुझे किसने दी? शशांक मोहन ने। वो दुष्ट है, उसकी बातों पर मैं तनिक भी विश्वास नहीं करती। ज्योतिष ने कहा, मैं कहता हूँ, लेकिन उसकी आधी बात भी यदि सच हो तो मैं कहता हूँ माँ कि सतीश की परछाई छूने में हमें घृणा होनी चाहिए। लड़के के तप्त कंठ स्वर से जगत्तारिणी ने कोमल होकर कहा, अच्छी बात है, मुझे स्पष्ट करके ही बता देना बेटा कि क्या हुआ है। सतीश ने कोई चोरी डकैती नहीं की है, हत्या करके भी भाग नहीं आया है कि उसकी परछाई छूने से भी तुम लोगों को घृणा होगी। लड़का ही ठहरा, यदि किसी प्रकार की गलती उसने कर भी डाली हो तो कितने ही लोग ऐसा करते हैं और सुधरने में भी कितनी देर लगती है।
ज्योतिष ने सिर हिलाकर कहा, नहीं माँ, ऐसे अपराध क्षमा नहीं किए जा सकते। वस्तुतः सरोजिनी तो क्षमा न कर सकेगी, ये बात मैं तुमको निश्चित रूप से बताए देता हूँ। जगत्तारिणी ने कुछ सोचकर कहा, उसका अपराध क्या है, मैं भी तो सुनूं। फिर सुन लेना माँ, उपेन की चिट्ठी जब तक नहीं आती तब तक इस आलोचना की आवश्यकता नहीं है। ये कहकर ज्योतिष दोबारा अनुरोध सुनने के पूर्व ही कमरे से बाहर चला गया। इतनी देर तक उत्तेजना के आवेगों से जगत्तारिणी बिछौने पर बैठी हुई थीं। लड़के के चले जाने पर निर्जीव की भांति पड़ गईं और लंबी सांस लेकर बोली, भगवान, इस कलिकाल में किसी को भी तुमने विश्वास करने योग्य नहीं रखा है। अनुमान से ही वो बहुत सी बातें समझ गई थीं। इसीलिए केवल सतीश के लिए नहीं, पति की बातों को स्मरण करके उनकी दोनों आंखें आंसू से झरने लगी। रात को उन्होंने लड़की को बुला भेजा था। एलोकेशी ने सरोजिनी की कोई आहट न पाकर लौटकर कहा, बहन जी सो गई हैं। ये सुनकर उन्होंने अपने सिर पर हाथ पटका। वो लड़की ऐसी बुरी खबर सुनकर भी सो सकती है? अर्थात वो सतीश की अपेक्षा मन ही मन उसी बंदर के प्रति अधिक अनुराग रखती है। ये बात सोचकर लड़की के प्रति उनके क्रोध और अनादर की सीमा न रही। दूसरे दिन लगभग 3 बजे फाटक के सामने साइकिल खड़ी करके सतीश ने बाहरी बैठक खाने में प्रवेश किया। उसके सूखे मुख पर इधर उधर बिखरे हुए रूखे बालों ने उपस्थित सभी लोगों की दृष्टि आकर्षित की। सरोजिनी ने मुंह ऊपर उठाकर देखा, लेकिन कोई बात नहीं कही। ज्योतिष ने पूछा, आपकी तबीयत क्या ठीक नहीं है सतीश बाबू? सतीश ने तनिक हंसने का प्रयास करके कहा, नहीं। किसी ने फिर कोई भी बात नहीं कही। ये देखकर सतीश मन ही मन अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। वो सोचते सोचते आ रहा था कि आज वहाँ पहुँचने के साथ ही अभियोग शिकायत का अंत न रहेगा। इसीलिए अपने घर के अंदर जाने को तत्पर होकर स्वयं ही कहा, कल के अपराध के लिए पहले माँ से क्षमा मांग आऊँ, उसके बाद दूसरा काम होगा। शशांक अब तक तीखी दृष्टि से सतीश की ओर देख रहा था। उसी ने कहा, माँ अभी सो रही हैं, उनको जगाकर अभी क्षमा मांगने के लिए जल्दी ही क्या है। बैठिए, आपके साथ कुछ बातें करनी है। उसकी बातों के ढंग से सतीश अत्यंत आश्चर्य में पड़कर बोला, मेरे साथ? शशांक बोला, जी हाँ, दुर्भाग्यवश करने की आवश्यकता ही तो है। फिर ज्योतिष को दिखाकर बोला, आप तो जानते ही हैं मैं उनका एक परम मित्र हूँ। नहीं नहीं ज्योतिष बाबू, आप उठिएगा मत। आपके भाग जाने से कैसे काम चलेगा? अपनी नालिश आप लोगों के सामने ही करना चाहता हूँ। आप दोनों ही बैठिए। ये कहकर उसने सरोजिनी की ओर तिरछी दृष्टि से देखा, लेकिन सरोजिनी इस प्रकार गर्दन झुकाए रही कि उसने कुछ देखा ही नहीं। शशांक ने सामने की मेज़ पर हाथ पटक कर कहा, बचपन से मेरा यही स्वभाव है कि जिन लोगों को प्यार करता हूँ उनके संबंध में किसी प्रकार भी मैं उदासीन नहीं रह सकता। इसलिए कल ये बात सुनते ही मैंने मन ही मन कहा, ये तो अच्छी बात नहीं है। सतीश बाबू के इस निर्जनवास की खबर लेनी चाहिए। आप संभवतः रुष्ट होंगे सतीश बाबू, लेकिन मैं तो अपने स्वभाव के विरुद्ध चल नहीं सकता। आपका क्या विचार है ज्योतिष बाबू? ज्योतिष चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा। सतीश भी चुपचाप निहारता रहा। इन श्रोताओं की अटूट नीरवता के बीच शशांक की उत्तेजना का वेग अपने आप ही ढीला पड़ गया। उसने पहले की अपेक्षा संयत कंठ से कहा, ज्योतिष मेरे परम मित्र हैं, इसीलिए आपसे कुछ प्रश्न करने का मुझे अधिकार है। आप तो जानते हैं। उसी बात के बीच में ही सतीश ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, मैं मित्रता की बात कुछ भी नहीं जानता, लेकिन आपका प्रश्न क्या है सुनूं तो। शशांक ने गले को साफ करके कहा, मैं जान लेना चाहता हूं कि आप यहाँ आकर क्यों ठहरे हैं। सतीश ने कहा, मेरी इच्छा। आपका दूसरा प्रश्न? कुछ घबराहट में पड़कर ज्योतिष के मुंह की ओर देखकर शशांक कहने लगा, राखाल बाबू को कलकत्ता का डेरा खोजने में बड़ी कठिनाई हुई है। सतीश बाबू को वो पहचानते हैं, उन्होंने ही कहा। सतीश के दोनों नेत्र अंगारे की तरह जलने लगे। उसने कहा, चूल्हे में जाए राखाल बाबू, आप अपनी बात कहिए। इस बार ज्योतिष ने मुंह ऊपर उठाकर कहा, सतीश बाबू, शशांक मेरे अनुरोध से ही आपसे पूछ रहा है। आपकी इच्छा हो तो उत्तर नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन उसका अपमान आप मत कीजिए। हम लोगों के साथ आपने जो व्यवहार किया है उसको ध्यान में रखने से आपको प्रश्न भी करना उचित नहीं था। केवल अपनी माँ के कारण ही मुझे आपके अपने ही मुंह से एक बार सुन लेने की आवश्यकता है। अच्छी बात है, मैं ही प्रश्न करता हूँ। सावित्री कौन है और उसके साथ आपका क्या संबंध है?
सतीश पल भर मौन रहकर निहारता रहा, फिर बोला, सावित्री कौन है ये मैं नहीं जानता, लेकिन उसके साथ मेरा क्या संबंध है इसका उत्तर देने की मैं आवश्यकता नहीं समझता। क्यों? क्योंकि कहने से भी आप लोग समझ न सकेंगे, लेकिन जिस प्रकार भी हो हम लोगों का समझ लेना आवश्यक है। उसको लाकर आपने कहाँ रखा है ये बता देने से ही संभवतः हम समझ जाएंगे। सतीश ने ज्योतिष के मुंह पर अपने जलते हुए नेत्र स्थिर करके शांत स्वर से कहा, देखिए ज्योतिष बाबू, मैंने किसी भी दिन प्रार्थना करके आप लोगों के साथ घनिष्ठता बढ़ाने की चेष्टा नहीं की, इसीलिए प्रश्नोत्तर के बहाने कुछ अप्रिय बातों से तर्क वितर्क करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। मैं समझ गया हूँ क्या घटना हुई है, इसीलिए आप दोनों को जितना जानने की आवश्यकता है उतना मैं स्वयं बतलाता हूँ। सावित्री कहाँ चली गई है ये मैं नहीं जानता। क्यों, क्या आप जानना चाहते हैं? उसका विवरण एकदम आवश्यक है, लेकिन ये बात स्वयं ही सच्ची है कि सावित्री चाहे जो हो, यदि अपनी इच्छा से वो मुझे छोड़कर चली न जाती तो मैं जितने दिनों तक जीवित रहता उसे अपने माथे पर रखता। ये बात केवल आप ही लोगों के सामने नहीं, सारी दुनिया के सामने स्वीकार करने में मुझे लज्जा नहीं मालूम होती। आशा है इसके बाद और कुछ पूछने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रहने पर भी मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा। सतीश के इस संक्षिप्त उत्तर से सभी एक साथ नेत्र फैलाकर देखते हुए पत्थर की मूर्ति की भांति बैठे रह गए। सरोजिनी के मुंह पर उसकी ये अमानुषिक हृदयहीन स्पर्धा असीम निर्लज्जता को भी बहुत दूर छोड़कर चली गई। बहुत देर तक स्तंभित की भांति बैठे रहकर ज्योतिष ने बड़े यत्न से अपने को होश में लाकर सिर हिलाकर कहा, नहीं, अब आपसे हम लोगों को कुछ भी पूछना नहीं है। जो कुछ था वो उपेन के उत्तर से पूरा हो गया है, ये देखिए। कहकर उसने तार का फार्म उसके सामने डाल दिया। उपेन भैया का तार? कहा, देखूं तो। कहकर सतीश ने व्यग्र हाथों से फॉर्म उठा लिया। पूरा पढ़कर और लौटकर थोड़ी देर चुप हो गया। उसके बाद एक लंबी सांस लेकर बोला, सब सच है। मेरे उपेन भैया कभी झूठ नहीं बोलते। सचमुच ही मैं अच्छा नहीं हूँ। वास्तव में मेरे साथ किसी को संपर्क न रखना चाहिए। शायद मैं खुद ही मन इस बात को समझ गया था, इसीलिए एक दिन इस तरह जंगल में भाग आया था। ये कहते कहते उसका कंठ स्वर मानो किसी मंत्र बल से ज्वर पीड़ित मनुष्य की आवाज़ की तरह गदगद हो गया। लेकिन किसी ने कोई बात नहीं कही और सतीश स्वयं भी स्तब्ध होकर बैठा रहा। लेकिन दूसरे ही क्षण कहीं छाती की लंबी सांस के साथ उसे जान पड़ा कि एक जटिल समस्या की मीमांसा हो गई है। कल सवेरे भी जगत्तारिणी के निमंत्रण के साथ ही उसके मन में कितनी ही चिंताएं उत्पन्न हुई थीं। सरोजिनी का हृदय पाने की आकांक्षा एकाएक कब उसके हृदय में जाग उठी थी, इस बात की अभी इस समय याद नहीं पड़ रही थी। ये सच है, लेकिन निभृत अंतःकरण में उसकी आकांक्षा तो थी ही, नहीं तो ऐसी घटना कैसे हो गई? ये अमृत किस समुद्र के मंथन से निकला था? सावित्री को खो देने के बाद से ही उसने इस सत्य की जानकारी कर ली थी कि युवती रमणी का मन पाना एक बात है, लेकिन उस प्राप्ति को काम में लगाना पूर्णतः भिन्न वस्तु है। क्योंकि ये प्राप्ति जब नर नारियों के निभृत हृदय में गुप्त रीति से चुपके चुपके पूर्णता को पहुंचती रहती है, तब संसार के बाहरी लोगों को उसका पता नहीं चलता। लेकिन जिस दिन बाहरी लोगों की सम्मति के बिना और एक कदम भी आगे बढ़ने का उपाय नहीं रह जाता, उसी दिन घोर दुख का दिन आ जाता है। ये पा जाना कितना कठिन है, ये रत्न कितना दुर्लभ है, बाहर के लोग इस पर विचार ही नहीं करते। वो केवल अपने शास्त्रों को लेकर, समाज को लेकर, लोकाचार को लेकर विरुद्ध स्वर उठाकर हल्ला मचाते हैं, बाधा पहुंचाते हैं, काम को विफल करते हैं। यही मानो उनका कर्तव्य है। सरोजिनी को शायद वो प्यार करता है, उस ओर से भी यदि प्रतिदान का भाव जाग उठा तो उसको वो कहाँ किस जगह पर प्रतिष्ठित करेगा? समाज तो दोनों के भिन्न है। कल भी उसे अपने वृद्ध पिता का चिंतित गंभीर मुख बार बार याद आ रहा था। उपेंद्र भैया के घर के भट्टाचार्य जी का तीखा स्वर हजारों बार उसके कानों में आकर बिंध गया था। मोहल्ले के शत्रु मित्र सभी लोगों का तेज सिर हिलाना उसके कलेजे पर बहुत बार धक्का पहुंचा चुका है। तो भी इस विरोधी जगत के सभी लोगों की सम्मिलित नहीं नहीं की आवाज़ के बीच केवल सरोजिनी का मौन लज्जाजनक मुख उसे सबल बनाकर रख सका था। लेकिन आज जब कोई भय नहीं है, एक दिन में अचिंतनीय उपाय के सभी गांठें खुल गई हैं और सभी दुश्चिंताएं टल गई, जान बच गई। ये सब बातें मन ही मन बोलकर वो चौंक पड़ा और तुरंत ही मुंह ऊपर उठाकर उसने देखा कि सभी उसी तरह सिर नीचा किए हुए चुपचाप बैठे हुए हैं। सरोजिनी के मुंह की ओर उसने देखा, लेकिन प्रायः कुछ भी उसे दिखाई नहीं पड़ा। तब उसी को संबोधन करके उसने कहा, तुम
आप मेरे पुराने डेरे पर एक दिन जिसकी साड़ी सुखाने के लिए टंगी हालत में देख आई थी, उसी का नाम सावित्री है। मैंने सोचा था एक दिन खुद ही आपको सभी बातें बताऊंगा, लेकिन किसी दिन वो सुयोग मुझे नहीं मिला, वो साहस भी मुझ में नहीं था। इतना कहकर वो उठ खड़ा हुआ और बोला, ज्योतिष बाबू, दोष मेरा है, ये मैं अनुभव कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे मन में सुख नहीं था। ये कहकर वो थोड़ी देर तक चुप रहकर बोला, फिर भी किसी दिन मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। सब बातें मैं जानता हूँ, तो भी मुझे अब सब कुछ कहना नहीं है। ज्योतिष ने मुंह ऊपर उठाकर कुछ कहना चाहा, लेकिन गले से आवाज़ नहीं निकली। सतीश ने मानो एक लंबी सांस को रोककर कहा, मैं जा रहा हूँ। मेरा एक अनुरोध है, मेरी बातों की आलोचना करके आप लोग मन खराब मत कीजिएगा। मैं किसी बहाने से आप लोगों के सामने ना आऊँगा, मुझे आप लोग भूल जाइएगा। ये कहकर वो धीरे धीरे बाहर चला गया। ज्योतिष ने बगल की ओर निगाह उठाई तो डरते हुए देखा कि सरोजिनी का सिर बिल्कुल ही उसके घुटनों के पास झुक पड़ा है। अरे सरोजिनी, सरोजिनी कहकर उसके चिल्ला उठते ही सरोजिनी की शिथिल मुट्ठियाँ कुर्सी की बाहों से खिसक गईं और वो नीचे दूरी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। अभिमान और अपमान के क्रोध से ज्योतिष की बुद्धि ऐसी आच्छन्न हो गई थी कि सतीश के विदा हो जाने का ये कांड सरोजिनी को कितना बड़ा आघात पहुंचाएगा, इसका ख्याल ही उसे नहीं था। इसीलिए बड़ी शुश्रूषा के बाद सरोजिनी को जब होश आ गया और वो जब रोते रोते हिलते डुलते उस कमरे को छोड़कर चली गई, तब ज्योतिष के सिर पर मानो बिल्कुल ही वज्र गिर पड़ा। बहन को वो केवल प्राणाधिक प्यार ही नहीं करता था, बल्कि अपनी सर्वांग सुंदरी लावण्यवती शिक्षित बहन उज्ज्वल आत्ममर्यादा ज्ञान पर भी उसको आगाध विश्वास था। लेकिन भीतर ही भीतर वो इतना अधिक प्यार भी कर सकती थी और ये सब किसी काम में भी न लगेगा, ये सब जानते हुए भी एक चरित्रहीन लंपट के पैरों में सब कुछ न्योछावर कर होश गंवाकर सूखी घास की तरह गिर पड़ेगी, ये आशंका कल्पना में भी उसने नहीं की थी। और उसके चेहरे पर वेदना का जो चित्र उसने अभी अंकित होते देख लिया, वो कितना बड़ा है, इसका निरूपण करने की शक्ति उसमें ना थी। तो भी वो बहुत देर तक जड़वत बैठा रहा। फिर शशांक मोहन की तरफ देखकर बोला, आप शायद आज की गाड़ी से कलकत्ता लौट जाएंगे। शशांक मोहन ने कहा, नहीं, वहाँ ऐसा कोई ज़रूरी काम नहीं है। ज्योतिष और कुछ प्रश्न न करके अंदर चला गया और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके लेट गया। उस रात को शशांक मोहन को अकेले ही भोजन करना पड़ा, क्योंकि ज्योतिष की आहट बिल्कुल ही नहीं मिली।